नमस्कार। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें सब लोग हज़ारों लड़कियों के पिता के नाम से जानते हैं, जिन्होंने हज़ारों लड़कियों की शादी की है, उनका कन्यादान किया है। सेवा का दूसरा नाम है वो सवानी सर से। लोग जानते हैं कि वो बेटियों की शादी के लिए सब जगह पे फेमस है। एशिया बुक रिकॉर्ड में उनका नाम फेमस हो चुका है। लेकिन उनका दूसरा जो सेवा का काम चल रहा है, जो आज कोविड से सभी देश में सब सब देश कोविड के चपेट में है, और ऐसे में जो एक इंसान सबसे आगे आके काम कर रहा है सूरत में, जब सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं अपने परिवार को कैसे संभालूं, तो उस टाइम में एक शख्सियत जो सामने आई है और पूरे सूरत और सौराष्ट्र को अपना परिवार बनाया है। ऐसे आज हम सेवा के दूसरे वर्ड से मतलब महेश सवानी सर से मिलेंगे और उनके बारे में जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये कोविड के टाइम में जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं उसके बारे में। तो सर प्लीज आप बताइए। मैडम, सबसे पहले तो अब सबको जो भी दर्शक है उसको नमस्कार करता हूँ। और सेवा वो हमारी संस्था नहीं है। सेवा सूरत में जो भी लोग सामाजिक काम कर रहे हैं, उसमें हमारी पीपी सवानी भी आ गए। और सूरत में हमारे वराछा रोड और कतारगाम जो विस्तार है, जो गरीब विस्तार है, जो मध्यम वर्गीय विस्तार है, जहाँ लेबर लोग ज्यादा है, तो जब भी सूरत में नहीं लेकिन पूरे देश में कोई भी सिविल हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। और हम सभी डॉक्टरों की बात नहीं करेंगे, डॉक्टर एक भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन जब भी एक मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो उसके उसको एक दवाखाने में जाने के लिए हर रोज के 25, 30, 35 हजार रुपया लगता है। तो ये वो उसके पास में है नहीं। तो पैसे का अभाव होने की वजह से भी कई ऐसे दर्दी होते हैं, मरीज होते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाते नहीं है और ऐसे ही घर में रह के वो लोग एकदम लास्ट मोमेंट पे आ जाते हैं और उसके बाद में उसको जीवन गंवाना पड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा, हमने सभी जितनी भी सेवाभावी संस्थाएं जो हमारे ग्रुप के अंदर 52 संस्थाएं हैं, और सभी लोगों की एक मीटिंग की आज से 25 दिन पहले कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, और डॉक्टर के पास जाने के बाद में भी डॉक्टर के पास में कोई बेड खाली नहीं है, डॉक्टर के पास में नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है, तो सरकारी हॉस्पिटल में वो लोग जाएंगे। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में भी एक भी जगह नहीं है। वहां भी जो पहचान वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उसी को सिर्फ बेड मिलता है। ऐसी जब भी सिचुएशन हो गई, तो ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोगों ने 52 संस्था ने मिलकर एक कि हमारे सूरत में जितने भी एरिया है, तो हर 1.5-2 लाख का जो बस्ती का जो विस्तार है, उसमें हम एक आइसोलेशन सेंटर बनाए। उसमें दर्दी को, मरीज को खाना पीना, डॉक्टर जो भी हमारे टच में है, कि एक 1.5 से 2 लाख का जो विस्तार है, उसमें कम से कम 10-12 डॉक्टर उसका प्राइवेट क्लिनिक लगाया हुआ है। तो उसमें से 2-3 डॉक्टर, 3-4 डॉक्टर हमारे लिए जो सेवाभावी डॉक्टर है, वो मुफ्त में इलाज करने के लिए आए। तो वो मरीज को, दर्दी को, पेशेंट को वो इलाज मुफ्त में हो जाए और हम लोग उसकी सेवा करें। ऑक्सीजन, हम लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर का हम लोगों ने मैनेज किया, सभी हमारे आइसोलेशन सेंटर में मैनेज किया। दूसरे जो भी संस्थाओं ने चालू किया, उसको भी हम हेल्पफुल रहे कि कौन से सेवाभावी संस्था जो काम करना चाहती है, वो चाहे कोई भी पक्ष का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या आपका हो, तो उसको हम कैसे सपोर्टिंग करें। अभी मेन बात होती है जिंदगी बचाने की, और सही। दर्दी को एक डॉक्टर देने की, और उसको एक हमारा प्रेम देने की कि हम लोग आपके साथ में है। तो ये करने के लिए हम लोगों ने 12 घंटे के अंदर 650 बेड खड़े कर दिए सूरत में। तो जो प्राइवेट ओपीडी थी वो भी कम हो गई। सभी पेशेंट को एक डॉक्टर का हाथ मिल गया, एक सामाजिक संस्थाओं का हाथ मिल गया, और उसकी वजह से हम ये प्राउड करते कि हमारी संस्था में से एक भी आइसोलेशन सेंटर में से अभी एक भी आदमी को हम लोगों ने स्मशान गृह तक नहीं पहुंचाया। चालीस बहुत पचास 40-50 ऑक्सीजन लेवल होने के बाद में भी वो मरीज को होप देके, प्यार देके, हम लोगों ने डॉक्टर का ट्रीटमेंट देके, दवाई देके, और हम लोगों ने उसको अच्छा किया है। वो हमारी बड़ी उपलब्धि हुई। और इसके बाद में सूरत में अभी वो जो वेव्स था वो कम हो गया, और सूरत में सूरत के हर एक जो संघ है वो सौराष्ट्र से जुड़े हुए हैं।
तो सौराष्ट्र से 20-25% जो दर्दी है वो सौराष्ट्र से आते थे। तो उन लोगों को बीच में ये प्रॉब्लम होता था कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके वो निकलते हैं, 500-600 किलोमीटर का रूट है, तो अगर ऑक्सीजन उसको ज़्यादा चाहिए, तो बीच में ही उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता था और रास्ते में ही वो लोग मर जाते थे। ऐसे 15-20 केस हुए तो हम लोगों ने सेंटर में एक यूनिट चालू कर दिया कि जो लोग सौराष्ट्र से आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्यों ना बीच में ये सेवा पूरी कर दें कि उसको नया एक ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग वहाँ से उसको दे दिया जाए, तो वो सूरत तक पहुँच पाए। वो भी हम लोगों ने किया। उसके बाद में ऐसा लगा कि वो सौराष्ट्र से सूरत आते ही क्यों है? तो वहाँ जाके 6 दिन का हम लोगों ने टूर किया। वहाँ जाके हम लोगों ने देखा कि कई डॉक्टर अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और कई डॉक्टर डर रहे हैं और कई डॉक्टर बहुत अच्छी सेवाएँ भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ जहाँ-जहाँ भी हम लोगों ने सौराष्ट्र में ये डिसाइड किया कि हर 35-40 किलोमीटर के रेंज के अंदर, उसके बीच में जितने भी गाँव हैं, तो उसके लिए एक आइसोलेशन सेंटर खोल दिया जाए। तो वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ऑक्सीजन का। वो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम सॉल्यूशन जितना हमारे से हुआ और जितना वो सामाजिक संस्थाओं से हुआ। अभी पूरे सौराष्ट्र में ऑक्सीजन के सिलेंडर की समस्या नहीं है। अभी समस्या रही डॉक्टर की और एक मोटिवेटर जो उन लोगों को जो गाँव के लोग हैं, उसको मोटिवेट करे। तो हम लोगों ने अभी हर 35-40 किलोमीटर के अंदर एक आइसोलेशन सेंटर खड़ा किया जाए, चाहे वो सूरत वाले करें, चाहे वहाँ के लोकल करें और उसको सपोर्टिंग में हम लोग क्या-क्या कर सकें। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है एक डॉक्टर कि वहाँ गाँव में डॉक्टर कम होते हैं और जो भी होते हैं वो इतने पावरफुल भी नहीं होते। एमबीबीएस कक्षा के डॉक्टर होते हैं, एमडी कक्षा के डॉक्टर सूरत में और कई-कई तालुका में भी एमडी डॉक्टर है। तो उन लोगों ने अपनी दुकानें भी चालू कर दिया है। हमने देखा सौराष्ट्र में पालीताना में हमारे एक गाँव में 15 से 17,000 रुपया एक पेशेंट के लिए लेते हैं, सिर्फ़ ऑक्सीजन की तक की सुविधा है। ना वहाँ वेंटिलेटर है और कुछ भी है। लेकिन एक डॉक्टर को तपास करने का 15 से 17,000 गाँव के जो लोगों के पास से लिया जाता है, वो बहुत ही मुश्किल काम है। कोरोना से नहीं मरेंगे लेकिन ये आर्थिक प्रॉब्लम से वो लोग मर जाएँगे। तो हम लोगों ने जो-जो प्रॉब्लम सौराष्ट्र में देखा, तो हम कल से वो भी कर रहे हैं कि हर करीबन 500 से 600 गाड़ियाँ सूरत से निकलेगी अपने वतन की ओर और वो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तालुका में, अपने गाँव में मोटिवेट का काम करेंगे। सौराष्ट्र में जो भी जहाँ भी 35-40 किलोमीटर के अंदर में आइसोलेशन सेंटर है, वहाँ की विजिट लेंगे। गाँव में जो दर्दी है, जो पेशेंट है, उसको आइसोलेशन सेंटर में उसको ट्रांसफर करेंगे, जबकि क्योंकि वो दूसरे को वहाँ संक्रमित ना हो जाए, इसलिए सभी को आइसोलेशन सेंटर में रख के वहाँ यहाँ के 35 डॉक्टरों की टीम बनाई है सूरत की। तो वो एमडी डॉक्टर वहाँ सेवा देंगे और वो दर्दी को जल्दी से जल्दी कोरोना में से बाहर निकाल के गाँव का जो वातावरण है, जो पहले था, ऐसा ही हमारा वतन का वातावरण हम करना चाहते हैं। इसके लिए हम अभी हर सौराष्ट्र में जहाँ हमसे हो सके और जहाँ वहाँ की लोकल संस्थाएँ हैं, उसने भी ये सब मिलके अभी ये एक काम है, वो सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगी। सरकार के साथ में सेवाभावी संस्थाओं को भी जुड़ना पड़ेगा, पब्लिक को भी जुड़ना पड़ेगा, सबको इंडिविजुअल समझना पड़ेगा और अपने आजू-बाजू वाले को समझाना पड़ेगा। तभी जाके हम इसके ऊपर जीत पा सकते हैं और सभी राजकीय जो भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है या आप है, उन लोगों को भी एक होना पड़ेगा। एक दूसरे का लूप पॉइंट निकालना, एक दूसरे को काम में अड़चन बनना, ये करेंगे तो ये काम नहीं होने वाला है। अभी सब लोगों को अपने हाथों में हाथ थाम के, पक्षा-पक्षी भूल के, समाज भूल के, हिंदू-मुस्लिम भूल के, हिंदुओं में भी जो भी वाड़ा है कि मैं पटेल हूँ, मैं कोली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब भूल के अभी एक मानवता को साथ में लेके सब लोग अगर काम करेंगे, तो ये कोरोना की दूसरी लहर और कोरोना की अगर 10वीं भी लहर आ जाएगी ना, तो अभी हम उसको पहुँच पाएँगे। सही बताया। अगर आप जैसे भगवान ही आपको बोलना चाहिए क्योंकि इतना बढ़िया आपने काम शुरू किया है और इतनी सारी लोगों की जान बचाई है। दूसरी बात सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एशिया बुक में रिकॉर्ड में भी नाम शामिल हो चुका है कि आपने 3589 बच्चियों की आप पिता है, उनकी शादियां कर चुके हैं। तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि ये आपने कैसे किया और आपको मोटिवेशन ये कहाँ से मिला? एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और उसके करीबन जितने भी जो भी अवार्ड है वो बहुत सारे अवार्ड मिले। लेकिन अवार्ड मिलना वो बड़ी बात नहीं है, वो तो एक मोटिवेट होने के लिए वो बराबर है। लेकिन हमारा पीपी सवानी ग्रुप है,
और हम लोग ज्यादातर विधवा बहन जो विडोज विडोज है वो सेक्टर में काम करते हैं। ऐसे हमारा पीपी सवानी स्कूल है जिसमें 52,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। पीपी सवानी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें वो 100 बेड की हॉस्पिटल है जो कोल्ड से लेके बाईपास, फिर कार्डियक, कैंसर और न्यूरो, वो सभी यूनिट के साथ में पीपी सवानी हॉस्पिटल है। हमारा बिजनेस है प्रॉपर्टी का। पहले 2007 तक था हमारा बिजनेस डायमंड का। हम लोग जो भी जहां भी कैसे किसी को काम में आ सके, ये जो जिंदगी मिली है वो कैसे किसके हम लोग काम में आ सके। हम लोग स्कूल की फील्ड में तो हमें ये पता चलता है कि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। प्राइवेट स्कूलों में भेजने के बाद में जब भी वो बच्चे का पापा एक्सपायर्ड हो जाता है तो मम्मी अकेली वो ऐसी स्कूलों में जो ज्यादा फीस है या प्राइवेट स्कूल है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। फिर वो बच्चे के लिए जो माँ बाप का सपना होता है वो सपना टूट जाता है। तो हम लोग ऐसा सोचे कि मेरे बापूजी का बर्थडे आ रहा था, 62 इयर्स के मेरे फादर जब भी होने वाले थे। तो ये मैं बात करता हूँ 2010 की। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वाहियात खर्चा जो करते हैं किसी के बर्थडे में, मैरिज में, एनिवर्सरी में, हम लोग लोगों को दिखाने के लिए बड़ी-बड़ी पार्टियां करते हैं। तो हमारे फैमिली में ऐसा नहीं है। मेरी शादी 30 साल पहले हुई, तो मेरी शादी भी मेरे फादर ने समूह शादी में किया था। मेरे भाई की भी शादी, हम लोग 3 भाई और 1 बहन है। हमारे चारों में से किसी की शादी धाम-धूम से नहीं हुआ है। मेरे फादर एकदम सिंपल सिटी में मानते, और हमारी चारों की शादी एकदम सिंपल समूह शादी में, कि मैं मेरे बेटे की एक की शादी करूँ, उसके साथ में अगर 200-300 की शादी हो जाती है, तो वो खर्चा सभी में डिवाइड हो जाएगा और उन लोगों को खर्चा नहीं लगेगा। तो हमारी चारों भाई-बहन की शादी ऐसे ही हुई। मेरे 2 बेटे की शादी भी ऐसे ही हुई है। जो मैं बेटियों की शादी करता हूँ, उसी में हुआ है। ये बात एकदम सिंपल शोबाजी नहीं करना, और ऐसे मेरे फादर के जो संस्कार थे, तो मेरे फादर ने अपनी लाइफ में कभी बर्थडे नहीं मनाई थी। तो मेरे फादर की 62 ईयर की बर्थडे आती थी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना उसको कोई एक सामाजिक किसी को प्रेरणा मिले ऐसा एक प्रोग्राम किया जाए। तो हम लोगों ने चेक किया कि पूरे सूरत में कितने स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। तो करीबन 275 स्कूलों का हमारे पास में डेटा आया, और उसमें 9,200 बच्चों का डेटा आया जिसका फादर ये दुनिया में नहीं है। तो मेरे फादर की जन्म तारीख में हम लोगों ने ऐसा समझे कि हम उसको टिल कॉलेज तक पढ़ाएंगे। ये जो बिना पापा के बच्चे हैं, उसको पढ़ाने का खर्चा आज से हम लोग ले लेंगे। तो ऐसे करके 92 से 9,200 बच्चों का 10th तक का, और 900 के ऊपर बेटियों को एजुकेशन तक पढ़ाना है। तो वो हम लोगों ने डिसाइड किया, और वो आज भी चल रहा है। 12 साल से वो चल रहा है। हम वो बच्चों की फीस भरते हैं और वो बच्चे पढ़ते हैं जिसका पापा नहीं है। तो ये बात के बाद में ये आया, मेरी मम्मी की बर्थडे नेक्स्ट ईयर में आई। तो बोले जो विडो बहन है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए हमने ऐसा सोचा कि जो विडो है वो जब तक अपने बच्चों को पढ़ाए स्कूल में, कॉलेज में, तब तक वो जो मम्मी है उसकी पूरी फैमिली को सर्दी से लेके बाईपास तक उसकी पूरी ट्रीटमेंट पीपी सवानी हॉस्पिटल में मुफ्त में होगी। तो 2 काम हम लोगों ने ले लिया, एक मेडिकल का और एजुकेशन का। और सर मैंने एक ये भी सुना है कि एक बार वीडियो में टीवी न्यूज में एक फौजी के बेटी ने कुछ बोला था कि अभी मुझे कौन पढ़ाएगा। तो हाँ। वो इंटरव्यू देख के आपने मोदी जी से लेटर लिख के आपने परमिशन लिया था, और फौजियों की बेटियों का भी आपने एजुकेशन स्पॉन्सर किया था। उसी के बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ। वो दीदी, जब भी उरी में हमारे 18 जवान शहीद हुए, और तभी मैंने वो इंटरव्यू में वो बेटी का मैंने देखा था, वो जो बिहार की बेटी थी। और तभी राजस्थान से 2 शहीद हुए थे, और यूपी में से 4 थे, बिहार में से 2 थे, झारखंड में से 1 थे, वेस्ट बंगाल में से 2 थे, जम्मू कश्मीर में से 2 थे। तो 18 लोगों को, उसमें 18 लोगों के टोटल बच्चे 18 थे। क्योंकि कई शहीद परिवार जो शहीद हुए थे, वो हमारे जवान की शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन उसमें बेटी कितने थे, वो 18 थे। अगर हम गुजरात में 9,000 बच्चों का करते हैं, तो वो भी हमारी फर्ज बनती है कि वो बेटियों का भी हम लोग करें। तो हम लोगों ने उसका एड्रेस ढूंढा, उसके घर पे गए, सबके घर पे इंडिविजुअल टीम बनाई, और वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और बिहार, पटना, सब जगह पे हम उसके घर पे गए।
और उसके जो स्कूल में उसके बच्चे पढ़ते थे वहाँ भी गए। और वो स्कूल में भी हम लोगों ने हमारा ईमेल एड्रेस दिया कि अभी ये बच्चों को सभी प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करना है और उसकी जो फीस है वो यहाँ से पीपी सवानी स्कूल देंगे। फिर उसमें उसके बाद में थोड़ा ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ, मैं आपको एकदम फ्रैंकली बोलता हूँ कि वो जो जवान की वाइफ थी वो अपने पियर पे चली गई। एक बेटा रह गया अपने ससुराल में, एक बेटा हो गया अपने पियर में। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद में ऐसा प्रोग्राम किया कि हम हर साल उसको कहाँ-कहाँ ढूँढेंगे, कौन से स्कूलों में ढूँढेंगे। तो हम लोगों ने उसको बुला के इतनी राशि यहाँ से दे दिया गई कि हम वो राशि के इंटरेस्ट में से उसके बच्चे पढ़ पाए। तो ऐसा करके हम लोगों ने उसकी भी ज़िम्मेदारी ली थी और ये ज़िम्मेदारी हम सब सब लोगों की, जो हमारी रक्षा करते हैं, वो हर एक शहीद जो परिवार है, जवान है हमारे देश के, उसको सभी के लिए सबको करना चाहिए। हमारे गुजरात में मारुति वीर जवान ट्रस्ट है, जय जय जवान नागरिक समिति है, वो हर साल जो भी शहीद परिवार होते हैं उसको हर साल बुला के उसका सम्मान करके उसको कहीं न कहीं जो भी आर्थिक मदद हो सकती है, वो करते रहते हैं और वो हमारा फर्ज बनता है। ओके। और सर ये मैंने ये भी सुना है कि आप जो सामूहिक विवाह करते हैं वो एक ही धर्म के लिए नहीं होता है, सभी धर्म के लिए आप देते हैं और उनके सभी परिवार से आप उनके बच्चों से भी जो लड़कियां जो ऑर्फन लड़कियां होती हैं उनकी शादियां करते हैं, उसके बाद उनके उनके हस्बैंड से उनके फैमिली से भी आप जुड़े होते हैं और उनको नाम से जानते हैं। दीदी, जैसे मैंने बताया कि हम फीस भरना चालू किया, उसके बाद में मेडिकल करना चालू किया, फिर कॉलेज होने के बाद में वो बेटियों की शादी आती है, बेटे की मम्मी है वो विडो है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो जो बेटियाँ है, तो उसकी शादी के लिए भी हम लोगों ने फिर एक प्रोग्राम बनाया। मुझे 2 बेटे हैं, मुझे बेटी नहीं है, तो बेटी से मुझे ज़्यादा प्यार और लगाव है। तो मैंने सोचा ये बेटियाँ कि जिसके पापा नहीं है ना उसको कन्यादान, जब भी एक उसकी शादी होती है ना तभी उसको एक याद आती है अपने पापा की। तो मैं उसका पापा क्यों ना बनूँ? तो मैं हर ऐसी बेटी जिसका पापा नहीं होता है ना उसका पापा बनता हूँ। और ये बेटियाँ 2008 में पहली 2 बेटी की मैंने शादी किया था, मितुला और अमृता का। तो वो बेटियों को मैं पूरे सूरत में पहले तो मैं अलग-अलग तरीके से मैं अलग-अलग जगह पे जाके शादी करता था। लेकिन उसमें मुझे बहुत थकान जैसी लग गई थी क्योंकि करीबन मैंने 700-800 बेटियों का शादी मैंने ऐसे किया उसके उसके पास जाके। फिर मैंने 2011 से ऐसा बनाया कि हर हर दिसंबर में हम शादी का प्रोग्राम रखेंगे। जिसको भी फादर नहीं है, तो उसको ये शादी में इन्वॉल्व हो जाना है। तो वो बेटियों को हम उसके पापा ज़िंदा होते हैं और जो भी सपने होते हैं, कि उसको ऐसे कपड़े लेने हैं, ऐसा शादी करना है, ऐसे ज़ेवरात लेना है, ऐसा करियावर में ये लेना है, वो सब उसको हम वो बेटी की चॉइस देते, अपनी चॉइस से वो लोग खरीदी करते हैं और उसको अपना पापा की याद नहीं आए, इसके लिए हर एक मंडप में जाके उसका कन्यादान करते। हर बेटे के घर पे, वो चाहे सूरत की हो, चाहे भावनगर की हो, चाहे अमरेली की हो, चाहे बॉम्बे की हो, चाहे राजस्थान की हो, उसके घर पे जाके हम उसको मिलते हैं, उसकी मम्मी को मिलते हैं, उसका जो दुःख होता है, वो सुनते हैं। और पहली मीटिंग में हम ये बताते हैं सब बेटियों की मम्मी को कि आज ये बेटे को आपने 21 साल की किया, 22 साल की किया, अभी आपने आपकी जवाबदारी मम्मी और पापा दोनों की निभाई। अभी ये बेटे की जवाबदारी मेरी है, आज से मैं उसका पापा हूँ। रात को 2 बजे भी कुछ भी काम है तो वो मुझे एज़ ए पापा मुझे कुछ भी काम बोल सकती है और वो हम करने के लिए रेडी होते हैं और वो हम करते हैं। हम लोगों ने सभी बेटियों की जो भी बेटियों की शादी किया 3500 नहीं बहन जी, 3985 3985 बेटियाँ है मेरी और सभी बेटियों को रोल नंबर दिया है। शादी होने के बाद में हम लोग ये समूह शादी नहीं करते, लेकिन भव्य शादी करते हैं। वो बेटी को ऐसा नहीं लगता है कि मेरी शादी समूह में हुई। उसको ऐसा लगता है कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुआ और मेरी शादी में कुछ भी कमी न रही। ब्यूटी पार्लर से लेके, मेहंदी से लेके, विदाई तक जो एक बाप की जवाबदारी होती है, एक पापा की जवाबदारी होती है, वो हर जवाबदारी मैं निभाता हूँ। और उसके बाद में शादी के बाद में 15 दिन 12-15 दिन की टूर करता हूँ। वो उसको मैं हर जो कपल है उसको, क्योंकि वो बेटियों ने कभी ट्रेन में नहीं बैठी है, कभी उसने कोई सिटी नहीं देखा है, गाँव की बेटी है, पढ़ नहीं पाई है उसके पापा एक्सपायर होने के बाद में, तो उसको एक पूरी दुनिया मिले। तो हर 50-60 बेटियों का ग्रुप बना के उसको मैं कुल्लू मनाली का टूर करवाता हूँ। वो 12-15 दिन सब लोग एक साथ में रहते हैं ना, तो एक फैमिली बन जाता है। तो ऐसा मेरा 82 ग्रुप की फैमिली है। हर ग्रुप में
50-60 लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे 82 ग्रुप बनाए। उसमें क्या होता है कि एक एक परिवार मिल जाता है, वो बेटियों को परिवार मिलता है, मेरे दामाद जितने भी है वो एक दूसरे को जो अपने जो सगे साधु भाई होते हैं ना, ऐसे बिहेव होता है। और कभी कोई भी ये जो परिवार में कोई भी अगर दामाद एक्सपायर हो गए और मेरी बेटी विडो हो गई और उसको समझ लीजिए कि कोई छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मेरे हर दामाद है वो कपल दीठ ₹500 निकालते हैं। तो 4000 दामाद ₹500 निकालेंगे तो 20 लाख की राशि इकट्ठी होती है, उसका 1% इंटरेस्ट बोले तो ₹20,000 वो बेटे को हर महीने को मिलना शुरू हो जाता है। मीन्स वो बेटे को किसी के पास में हाथ लंबा ना करना पड़े, वो बेटी के अगर बच्चे, बेटी, बेटा जो भी है तो उसको उसको पढ़ने के लिए उसकी पढ़ाई ना रुकनी पड़े और पढ़ने के लिए किसी के पास में कोई शोषण भी ना हो जाए और कोई कभी किसी के पास में हाथ भी लंबा ना करना पड़े। ऐसा प्लानिंग हम लोगों ने पूरे सभी हमारे बेटियों के लिए किया है। और वो बेटियाँ हमारी ज़िंदगी है और सबको मैंने जो रोल नंबर दिया है, हर साल में जो नया शादी होता है, ये दिसंबर 4 तारीख को 300 बेटियों की शादी है, तो जो आगे वाली बेटियाँ है वो उसकी बड़ी बहन बन के ये बेटियों का ख्याल करती है। ये परिवार पूरा बना हुआ है। वो सभी बेटियाँ की अलग-अलग ज़िम्मेदारी है, सभी दामादों की अलग-अलग ज़िम्मेदारी है और दामादों का भी ग्रुप है तो उसको बिज़नेस में भी बहुत बेनिफिट मिलता है, किसी को नौकरी ढूँढने में बेनिफिट मिलता है, कोई भी कुछ भी काम हो क्योंकि हमारी शादी में कोई भी धर्म नहीं है। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी कास्ट हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो। हमारे पीपी सवानी ग्रुप में फी भरने में, मेडिकल के काम में और शादी के काम में कहाँ भी कोई भी धर्म का अलाउ नहीं है। हम सब एक है, हम सब भारतीय है और हम वो बच्चे सभी मानते हैं कि हम सब महेश पापा के बेटे हैं, महेश पापा की बेटी है और इसमें कोई धर्म नहीं है। सभी का एक ही धर्म है, मानवता। फिर बेटियों की शादी के बाद में बेटियों को जब भी फर्स्ट डिलीवरी होती है, तो हमारे सूरत में, गुजरात में ऐसा रिवाज है कि फर्स्ट डिलीवरी वो मम्मी के वहाँ होती है, पियर में होती है। तो मम्मी विडो है, तो उसके लिए मैंने सूरत, अहमदाबाद और भावनगर तीनों जगह पे एक हॉस्पिटल के साथ में टाइप किया है कि वो लोग मिनिमम चार्ज करे और जो भी चार्ज करे वो पीपी सवानी ग्रुप से दिया जाएगा। वो मेरी बेटी को और उसकी मम्मी को एक भी रुपये का खर्चा ना हो, तो फर्स्ट डिलीवरी का जो हम लोग उसको जियाणु बोलते हैं, वो खर्चा भी पीपी सवानी ग्रुप में से आता है। मीन्स पीपी सवानी वो कोई रहम नहीं कर रहा है क्योंकि मैं उसका पापा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और वो मैं मेरी जिम्मेदारी निभाता हूँ। और अपने जो आपकी 61 स्पेशल बेटियां है उनके बारे में भी वो मैं जानना चाहूंगी कि 61 जो बेटियां है वो उसके मम्मी पापा नहीं है और सभी जो बेटियां है उसकी उम्र है 2 साल से लेके 18-19 साल तक की। और वो बेटियां ऐसी है कि जिसको एचआईवी हुआ, जो मम्मी पापा को एचआईवी हुआ और उसमें से जो इश्यू हुआ वो उसको विथ बॉर्न एचआईवी आया। ये बेटियों का कोई फॉल्ट नहीं है, ये जो भी फॉल्ट था वो उसकी मम्मी पापा का था और मम्मी पापा एक्सपायर्ड हो गए हैं, तो ये बेटियों को भी एचआईवी आया है और उसको अनाथ आश्रम भी नहीं रखते। तो ये सभी केस सुसाइड केस में जाता था। तो मम्मी पापा को अगर लास्ट स्टेज में एचआईवी है तो अगर उसका कोई समाज ख्याल रखने वाला नहीं होता है तो वो अपने उसकी बेटी को या बेटे को कौन ख्याल रखे। तो वो हिसाब से किसी ने नदी में फेंक दिया। एक बेटी हमें मिली है, 3 महीने की मिली थी, वो रेलवे पटरी पे बांधी हुई थी। कोई बेटी मंदिर में से मिलती है, कोई बेटी ट्रेन में छोड़ देते हैं। तो ऐसे ये सब बेटियां ऐसी है। तो पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में और एमपी में, वो हमारे नजदीक के जितने भी स्टेट है, तो मैंने एक सेंटर बनाया है नदी के किनारे पे एक रिसोर्ट बनाया है। वो सेंटर में नहीं बोलूंगा, रिसोर्ट बोलूंगा क्योंकि वहां जाते हैं ना तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं। और वो सभी बेटियों को रहने के लिए रूम, उसको खाना बनाने के लिए जो स्टाफ उसको हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता, उसमें भी एक प्रॉब्लम था कि बेटियों को एचआईवी है तो अच्छा स्टाफ नहीं मिलता था। तो हम लोगों ने ये बताया कि जिसके भी पति एक्सपायर्ड हो गए बिकॉज ऑफ एचआईवी और वो बहन अकेली है तो उसको पियर वाले भी नहीं रखते, ससुराल वाले भी नहीं रखते, तो वो भी सुसाइड करते थे। तो वो बहनें यहाँ आ जाती है, तो बहनों को अपनी बेटियां मिल जाती है, बेटियों को माँ मिल जाती है, तो एक परिवार बन जाता है। तो वो ऐसे ही हम लोगों ने ये जननी धाम में जितनी भी बेटियां है वो हमारे उसके मम्मी पापा एक्सपायर्ड हो गए और एचआईवी की वजह से एक्सपायर्ड हो गई। और ये जो स्पेशल बेटियां है वो सभी को एचआईवी है, लेकिन सभी को अभी जब से जननी धाम बना है 9 साल हो गया, तो एकदम पॉजिटिव मीन्स जितना भी हमारा CD4 होना चाहिए ब्लड में, एक आम आदमी को जितना भी होना चाहिए उतना ही CD4 हमारी ये सभी बेटियों में मीन्स 100% पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में वो ये सब बेटियां रहती है और एकदम फुल एंजॉय करती है।
और जब भी हर संडे को मैं 2-3 घंटा वो बेटियों के लिए मैं निकालता हूँ, बेटियों के साथ में बैठता हूँ। पहले जो समाज में था कि उसको टच करने से एचआईवी हो जाएगा, उसके साथ में हम लोग खेलेंगे तो एचआईवी हो जाएगा, वहाँ जाएँगे तो एचआईवी हो जाएगा। मैं ये सभी बेटियों को मेरी गोद में बिठाता हूँ, सभी बेटियों के साथ में मैं खाना खाता हूँ और सभी बेटियों के साथ में मैं खेलता भी हूँ। ऐसा कोई एचआईवी होता नहीं है। अभी ये मुझे देख के कई लोगों में ये प्रेरणा मिली है। आज हर शनि-रवि को वहाँ 200-300 लोग आते हैं, बेटियों के साथ में खेलते हैं, बेटियों को खाना खिलाते हैं और बेटियों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और ये मेरा जननी धर्म में जो बेटियाँ है वो एचआईवी बेटियाँ है। उसके बावजूद 9 बेटियाँ मेरे पास में ऐसी है, जो कचरे पेटे में से मिली है और उसको एचआईवी नहीं है, लेकिन उसके मम्मी-पापा कोई भी नहीं है, जो 1 दिन की मिलती है। तो ऐसे 9 बेटियाँ हैं। उसको भी मैं यहाँ वेसू में रखता हूँ और उसके लिए भी मैंने स्टाफ रखा हुआ है और सभी बेटियाँ बड़ी होती जा रही है और मैं इतनी बेटियों का पापा, पापा, पापा वो लोग मुझे बोलते हैं, तो मेरी भी उम्र उससे जो उसी के हिसाब से ज़्यादा होती जा रही है। बहुत अच्छी बात। और सर मैंने आपका एक फ़ोटो देखा था जिसमें आप कुछ कोविड पेशेंट्स है उनको आप कुछ दवाइयाँ खिला रहे हैं। तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि कोविड का नाम देख के सुन के ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं और आप वहाँ पे खुद कोविड जो आइसोलेशन सेंटर में हैं, उनमें जाके आप पेशेंट्स को दवाई दे रहे थे। तो उसके बारे में मुझे जानना है। मुझे लगता है दीदी कि कोविड के पेशेंट को जो 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 हिसाब से अभी उसकी ट्रीटमेंट की जा रही है कि कोविड के पेशेंट को अकेले को वहाँ कोविड सेंटर में ले गए। फिर उसके बाद में न उसको कोई मिलने के लिए जाने देते। वो उसको अकेलापन, उसको फिर वो खुद को पता नहीं होता कि मैं मरूँगा, जीऊँगा, मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और वो जो हिसाब से एक जेल जैसा उसको बना दिया है। और वो जो ट्रीटमेंट करने के लिए नर्स आती है, जो डॉक्टर आते हैं, वो भी बड़ी-बड़ी किट पहन के आते हैं। तो हम लोगों ने जो आइसोलेशन सेंटर शुरू किया, भावनगर के एक डॉक्टर गोलवलकर साहब है, उसने कभी मास्क नहीं बाँधा है, कभी ग्लोव्स नहीं पहने। वो हर रोज सभी पेशेंटों की ट्रीटमेंट करते हैं मिथिलिन ब्लू से। तो मिथिलिन ब्लू में कैसे वो 100% जो क्लियर मिथिलिन ब्लू आता है, वो हम लोग हरियाणा से ये गोलवलकर डॉक्टर साहब है, वो उसकी गाइडलाइन के ऊपर हमारे यहाँ अश्विन भाई करके जो दिल्ली से आए थे, उसने बताया कि गोलवलकर साहब की गाइडलाइन और अपने जो हमारे क्या केंद्रीय मंत्री है मनसुख भाई मांडविया जी, तो वो सबको हमने पूछा कि तो ये दवाई है डब्ल्यूएचओ में ये पॉजिटिव मेडिसिन है, उसमें उसका नाम लिखा गया है। ये बहुत सालों पहले जब भी ये इतना मेडिकल फास्ट नहीं था, तभी हम लोग गाँव में जब भी कुछ लगा होता है, मुँह में अल्सर होता है, तो ये मिथिलिन ब्लू देते थे। वो एकदम देसी दवा है, वो आयुर्वेदिक नहीं है लेकिन है एकदम देसी, इससे प्रॉब्लमेटिक कुछ भी नहीं है। तो गोलवलकर साहब ने ये बताया कि मिथिलिन ब्लू, वो टीबी के बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे। सौराष्ट्र में टीबी का एक हॉस्पिटल था और उसका ये गोलवलकर साहब चीफ डॉक्टर थे। और टीबी में भी ये अपनों को प्रॉब्लम होता है ये अपने फेफड़े में, और कोविड में भी प्रॉब्लम होता है अपने फेफड़े में। दोनों से में गोलवलकर साहब ने बताया कि ये अपने जो फेफड़े का प्रॉब्लम है, तो मिथिलिन ब्लू उसको दिया जाए तो वो ऑक्सीजन लेवल जो कम होता जा रहा है ना, वो इमीडिएटली अप होगा। और फेफड़े में वो जो क्लीनिंग करने का होता है ना, ये देखो हमें ये भी पता नहीं है कि रेमडेसिविर इसका इंजेक्शन है कि नहीं है, लेकिन वो एक बात सही है कि ये इंजेक्शन जितना अभी हम लोगों को यूटिलाइज हो रहा है, काम में आ रहा है जिंदगी बचाने के लिए, उतना ही वो बाद में नेगेटिव इफेक्ट भी करेगा। लेकिन वो हम लोग अभी की सोच रहे हैं और अभी के हिसाब से ये सभी लोग हम लोग जो भी इंश्योरेंस या जो भी ले रहे हैं, वो कोरोना का नहीं ले रहे। जो अभी हो रहा है, अभी क्या हम लोगों को रिलैक्सन देता है, वो हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि इसकी दवाई ना भारत ने ढूंढी है, ना अमेरिका ने ढूंढी है, ना यूरोप में किसी ने ढूंढी, अभी इसकी दवाई मिली नहीं है। तो डॉक्टर अपने अपने तरीके से सब ये करते हैं, लेकिन हमें जितने भी लोगों को ये मिथिलिन ब्लू दिया है, उसमें हम लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, पॉजिटिव इफोर्ट मिले। तो कई लोग भी ये बोलते हैं कि हमें मिथिलिन ब्लू चाहिए, तो वो आधी चमची मुंह के अंदर रखते हैं तो उसमें बेनिफिट होता है। अगर उसको बेनिफिट नहीं भी हुआ तो नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। तो उससे कई लोगों का बेनिफिट हुआ है, वो 80% लोगों ने बोला है, और कुछ नहीं हुआ वो भी 20% लोगों ने बोला। लेकिन कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हो जाए,
जैसे कि हम लोग खांसी आती है तो सिरप लेते हैं, तो सिरप हमें पता है कि वो उससे ज्ञान चढ़ता है, वो हमें पता है कि वो एक उसमें कुछ नेगेटिविटी भी है। ज़्यादा अगर सिरप ले लेंगे तो हम लोग बेभान भी बन सकते हैं। लेकिन अगर उसकी सही मात्रा में लिया जाए, तो जैसे हमारा अच्छा काम के लिए होता है, ऐसे में ये हम लोग जिसको खाँसी आता है, तो हम उसको बताते हैं कि भई आप गाय का घी, मध और उसके अंदर सूंठ और हळदर डाल के वो आप उसको बोलो पेशेंट को कि वो चाट दे। उससे वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और इसमें ऐसा होता है कि आप 5 डॉक्टर के पास में जाइए, लेकिन आपको जो डॉक्टर ज़्यादा उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होगा, वो चाहे बीएचएमएस डॉक्टर भी होगा ना, तो उससे आपको अच्छा होगा। ये एक नेचुरली है, ये सबसे ज़्यादा हम लोग बोलते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनाना है। एंटीबॉडीज़ हम लोगों को हमारे मन से बनाना है। अगर हम डरेंगे हम लोग जो गाँव में हम लोग गए, हम लोग को आइसोलेशन सेंटर में देखा कि पेशेंट के पास जाने के लिए अपने परिवार भी नहीं जाते। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग अगर चाहे समझ लो मुझे शहीद भी होना पड़े, तो हम लोग उसके जाके सर पे हाथ दबाएँगे ना, तो उसको जो 100 पावर की जो टैबलेट है ना, उससे ज़्यादा 900 पावर का प्यार उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो हम लोग मुझे पता नहीं है, हम टच करने से हम रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन एक बात पक्का है कि उसको हम बचाएँगे। वो कैसे भी तरीके से बचाएँगे। तो मैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन हिसाब से मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, वो सब बात सही है। लेकिन अगर सभी सोशल डिस्टेंस डॉक्टर भी रखेंगे, सामाजिक संस्थाएँ भी रखेगी, तो वो आदमी बचेगा कैसे? किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो हम लोग जो अभी सेवा में जो जितने भी साथी हैं, हम लोगों ने सौगंध लिया हुआ है कि हम लोग 3 भाई हैं। अगर एक भाई को शहीद भी होना पड़े तो कोई बात नहीं। तो ऐसे सभी लोगों ने सौगंध लिया कि हमारे ऐसे में कोई मरेंगे भी, तो अभी हम सेवा का ये जो अभियान है वो चालू रखेंगे। और जो डर है ना, वो डर को भगाएँगे। और इससे एक बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है, बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मैं उसके बाजू में जाके उसको मिथिलिन ब्लू पिलाता हूँ या कोई दवाई पिलाता हूँ, उसके सर पे हाथ रखता हूँ, तो वहाँ सेवा करने वाले को ऐसा एक ताकत मिलती है। वो जो पेशेंट है उसको एक ताकत मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और वो ये दवा का जो डोज़ है ना, उसके 10 गुना ज़्यादा ये पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है। ऐसा मुझे लग रहा है। ये कोविड के टाइम में आपके रूप में भगवान ही वहां पे सूरत में और सौराष्ट्र में लोगों की जान बचा रहे हैं, क्योंकि आज एक एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं और आप हर वर्ग, हर जाति के लोगों के लिए आज दूसरे भगवान बन गए हैं सूरत में। और भगवान ये तो नहीं बना हूँ, लेकिन भाई बना हूँ। जो मेरी उम्र के है उसका भाई बना हूँ, और मेरी उम्र आप जो काम कर रहे हैं उसकी सराहना करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। आपने इतने डिटेल में ये सब कुछ हम लोगों को बताया आपकी सेवा के बारे में। आप कोविड के लिए, पेशेंट्स के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके लिए भगवान आपको बहुत अच्छी सेहत दे, जिससे बहुत सारे लोगों का सेवा जी। आपकी तरफ से होती रहे। धन्यवाद।